ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था बायोलॉजी का, उसके बाद उसका सिलेबस चेक कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज सेल यानी साइटोलॉजी, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका अध्ययन की बात करते हैं। तो जब हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हों, किसी चीज का अध्ययन है और हर अध्ययन को एक नाम दिया गया है, इसी प्रकार कोशिका के अध्ययन को भी नाम दिया गया जिसको कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दो शब्द से मिल गया, साइटो मतलब सेल यानी कोशिका, लॉजी यानी लोगोस दैट मीन्स टू स्टडी यानी अध्ययन करना। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? हु हैज गिवन द टर्म बायोलॉजी? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, ये दो लोग हैं, इन्होंने नाम दिया था। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? कुछ याद है कि बस पढ़ रहे हो? चलो छोड़ो। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड सेल? तो एक बार भैया रॉबर्ट हुक नाम का एक बंदा, क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक। इनका हाई होने का मन था, तो इन्होंने अपने शैंपेन की बोतल से कॉर्क निकाला और इन्होंने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बना रखा था। अभी तक माइक्रोस्कोप आया नहीं था, तो इन्होंने अपने बॉटल की कॉर्क निकाली, जो लकड़ी का ढक्कन लगाता है शैंपेन की बोतल पे, उस माइक्रोस्कोप के नीचे रख लिया। जब ये थोड़ा सा हाई हुए तो इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने कुछ शेप्स दिखाई दी, कुछ आकृतियां दिखाई दी ऐसे। कुछ ऐसे आकृतियां दिखाई हुई, आपस में जुड़ी हुई, और इन्हीं को इन्होंने क्या कहा? ये क्या थी? सेल्स, ये कोशिकाएं थी। तो पहली बार कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने कहा देखा? बॉटल कॉर्क में देखा था। और ये जो सेल्स थी वो कैसी थी? डेड सेल्स थी। ठीक है, कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। इसीलिए भैया रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कोशिका विज्ञान का जनक। सो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। लिख लो, नोट कर लो। अब ये जो टर्म है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, ये किसने दिया? द टर्म साइटोलॉजी इज गिवन बाय हर्टविग। ये जो शब्द है साइटोलॉजी किसने दिया है? हर्टविग ने दिया है। अब रॉबर्ट हुक ने जैसे ही कोशिका का अध्ययन किया, इन्होंने देखा ये छोटी छोटी यूनिट्स मिलके सेल बना रही हैं, जिस सेल्स जो है एक छोटे छोटे सेल्स मिलके एक क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, बॉडी बनाते हैं। तो सेल को क्या बताया इन्होंने? कहा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग। सजीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है, याद रखना। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग। जैसे आपका घर बनता है, घर बनते समय क्या है? ईंटें यानी ब्रिक्स की जरूरत होती है। अगर ब्रिक्स ना हो तो क्या घर बनेगा? अभी देखो, अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, लोग बड़े बड़े पूरे ब्रिक्स ला के रख देते, रख दिया, लगा दिया। अब हमें लग रहा है जापान में लकड़ी घर बनते, पूरा घर ला के रख देते होंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन अपने यहाँ इंडिया का कल्चर है, ईंटे से बनती है, और ईंटा ना हो तो क्या होगा? घर नहीं बन पाएगा। ईंटे से जुड़े ईंटे, दीवार बनाई, दीवार बनी, फिर ऊपर लिंटर पड़ा, एक फ्लोर बन गया, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर। ऐसे ही यहाँ क्या है, जब छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। जब टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन मिलेंगे तो
हाँ ठीक। और क्या, इसीलिए कोशिका कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये सेल्स बनेंगे तो ये कोई संरचना बनेगी, मतलब एक स्ट्रक्चर देंगे, और सारे फंक्शंस भी कौन करता है? सेल। सारे जितने भी काम होते हैं वो कोशिका द्वारा ही होते हैं, और ये एक स्ट्रक्चर यानी एक शेप भी ले लेते हैं, इसलिए इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है। So the term is given by हार्टविग। सेल की खोज रॉबर्ट हुक कब? 1665 में की है, 1665 में की थी इन्होंने खोज। लेकिन अब बात करें सबसे पहले लिविंग सेल की, सबसे पहला सजीव कोशिका। सबसे पहली सजीव कोशिका किसने देखी? ये देखी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एवी ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल देखी, मतलब पहली सजीव कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी, और दैट वाज बैक्टीरिया। क्या था ये? एक जीवाणु था। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो पहला लिविंग सेल किसने देखा? और वो क्या था? बैक्टीरिया। इसीलिए कहा जाता है बैक्टीरिया की खोज किसने की है? एवी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। और इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया? ही ऑल्सो डिस्कवर्ड स्पर्म सेल, यानी शुक्राणु कोशिका। शुक्राणुओं की खोज भी किसने की? एवी ल्यूवेनहॉक ने। प्रोटोजोआ की भी खोज इन्होंने ही की है, और आरबीसी की भी खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने की है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सेल्स होती हैं, इसमें आरबीसी है। प्रोटोजोआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हमको करता है, आपको देखने को मिलेगा। स्पर्म सेल। ठीक है। और क्या, इन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। नोट डाउन कर लो। ठीक है। अब आगे बात करें कोशिका अनुवांशिकी। दैट मीन्स अब हम लोगों में क्या है, कुछ फीचर्स हम अपने माता पिता से अपने में इनहेरेंट करते हैं, और हम लोग जो हमारे माता पिता हैं वो कैसे बने हुए हैं? भाई सेल से तो वो भी बने हैं ना। जब सेल्स मिले, टिश्यू बनाए, ऑर्गन बना, ऑर्गन से बॉडी बनी, तो वो लोग भी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है। अब जो फीचर्स आते हैं ऐसा तो है नहीं सीधे आ जाएंगे, वो क्या होंगे? एक सेल से दूसरे सेल्स में फीचर्स आ जाते हैं। इसी को कहा जाता है क्या? साइटोजेनेटिक्स, यानी कोशिका अनुवांशिकी। ठीक है। तो क्या जब फीचर्स एक से आपसे अगली जनरेशन में वही फीचर्स जा रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है? कोशिका अनुवांशिकी या साइटोजेनेटिक्स। और इसकी खोज किसने की? एच.जे. म्यूलर। कोई भी हो सकते हैं, फिजिकल फीचर्स भी हो सकते हैं, मेंटल फीचर्स भी हो सकते हैं। न बोलते कि वो अपने पापा की तरह तेज है, या आपकी नाक आपकी मम्मी की तरह है, आपकी आंखें। ज़्यादातर किसकी बात होती है? कलर, स्किन कलर, हेयर और आइज, ये ज़्यादा इफेक्ट मतलब प्रभाव डालते हैं जेनेटिक्स में। इन पे ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक। फिर फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। आधुनिक जगत में कुछ नई थ्योरीज आई, और उसमें किसको? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। ये कौन है? स्वानसन।
आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन है। ठीक है, फिर इसके बाद फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ये कौन है? A.K. शर्मा, दैट मीन्स अरुण कुमार शर्मा। इनका पूरा नाम क्या है? अरुण कुमार शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक अरुण कुमार शर्मा। यहां तक कोई दिक्कत? जहां पे डाउट हो वहीं रोक लें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत की। तो सबसे पहली बात, सेल थ्योरी कब आई? 1839 में सेल थ्योरी आई, कोशिका सिद्धांत। और ये किसने दिया? ये दो लोगों ने मिलकर दिया, दैट वाज स्लाइडेन एंड अनदर वाज स्वान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में, रिपीटेडली, लगातार हर साल किसी ना किसी पेपर पूछ जाता है। हु हैज गिवन द सेल थ्योरी? कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 में। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, सेल के स्ट्रक्चर में होती है एक सेल वॉल होती है और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इन्होंने ये बताया जो मानव है, ह्यूमन सेल है या एनिमल सेल है, किसी भी टाइप का एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो क्या है? जंतु कोशिका है, उसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, मतलब एनिमल्स में ये नहीं होगी, लेकिन प्लांट्स में होती है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एब्सेंट इन एनिमल्स। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये याद रखना, ये किस में दिया गया? सेल थ्योरी में। दूसरी बात और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये भी कहा था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये रॉबर्ट हुक पहले ही कह चुके थे। और क्या ये इन्होंने बताया? सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जो हमारी बॉडी क्या है, जो एनिमल्स है या कोई भी क्रिएचर, वो क्या, या तो वो एक खुद सेल होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ सेल होगा। भाई कई सारे जब सेल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये सेल ये सेल ये सेल सब जुड़े, तभी तो हमारी बॉडी बन रही है, टिश्यू बना, वही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो जब कई सारे सेल आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? कोई ना कोई क्रिएचर बना रहे होंगे। और जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिएचर में बहुत सारे सेल हों। तो इस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में बांटा गया है, दैट इज सिंगल सेलुलर यानी एक कोशिकी और मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकी। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिनकी हम बात कर रहे हैं, सिंगल सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ये कौन से हैं? एक कोशिकी और बहुकोशिकी। जिनमें एक कोशिका, जो जीव एक कोशिका यानी सिंगल सेल से बने उनको क्या कहा जाएगा? सिंगल सेलुलर।
और जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में क्या होता है, सूंघने की कोशिकाएं अलग हैं, देखने की कोशिकाएं अलग हैं, अलग अलग टाइप की कोशिकाएं हैं। तो जो अलग अलग डिफरेंट कोशिकाओं से बना है उसको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। जिसमें एक ही कोशिका हो उसको क्या कहा जाएगा, सिंगल सेलुलर यानी एक कोशिकी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम एंड प्रोटोजोआ, ये सब किस में आएंगे, सिंगल सेल में। और मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं, अब हम लोग जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, वैसे तो ह्यूमन भी एक एनिमल है और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, मैमल, स्तनधारी, सोशल एनिमल। सोशल, तुम लोग सोशल मीडिया चला के हो गए हो, इतने सोशल हो गए कि बाहर की दुनिया जानते ही नहीं, सिर्फ फोन पे ही सोशल मीडिया में एक्टिव है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एनिमल आएंगे, ह्यूमन, प्लांट्स और एल्गी। एल्गी याद रखना मल्टी सेलुलर में आता है। कोई दिक्कत यहां तक? शैवाल, एल्गी मतलब शैवाल। ठीक है, तो जो एक कोशिका से बने हैं वो एक कोशिकी, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। जो बहुत सारी कोशिकाओं से, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। दैट इज बहुकोशिकी, जिसमें कौन आता है, मानव आ जाएगा, जंतु आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे और शैवाल। ठीक, अब आगे बात करें सेल्स को दो और तरीकों से बांटा गया है। उससे पहले हम एक स्टेटमेंट देख लेंगे। एक स्टेटमेंट था 1855 में आया था, ये किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो। ही हैज गिवन ओमनिस सेल्यूलो ई सेल्यूला। अब आपका जो सेल होता है, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, जो नई सेल्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं भाई, एक कोशिका है उसमें क्या होता है, विभाजन होता है, और जिससे दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। तो यही इन्होंने भी कहा कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम ओल्ड सेल्स। ठीक है, ये किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम ओल्ड सेल्स। और इसमें जो मेथड है क्या, बाय सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन द्वारा पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब कभी कभी पूछा गया एक दो बार, ओमनिस सेल्यूलो सेल्यूला का मतलब क्या है, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855। अब कोशिकाओं, अब कोशिकाओं को दो और नामों से विभाजित किया गया है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हाँ, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक सिंगल सेल, देखो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। और सेल्स कैसे होती हैं? दो टाइप की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दैट मीन्स यहां पे जो प्रो है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी प्राचीन। ये कुछ पुरानी टाइप की कोशिकाएं हैं जिनमें एक गड़बड़ी हुई। जब ये विकास कर रही थी तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अंडर डेवलप्ड होता है, यानी इमेच्योर होगा, या तो अंडर डेवलप्ड होगा या एब्सेंट होगा। तो पहला डिफरेंस क्या लिखोगे? न्यूक्लियस इज एब्सेंट और इमेच्योर। केंद्रक अनुपस्थित अथवा अविकसित होता है। ठीक। और यूकैरियोटिक में जो यू है दैट मीन्स न्यू। अब जो नई कोशिका बनी, इनमें क्या है? इनमें जो न्यूक्लियस है कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस इज कंप्लीटली डेवलप्ड। केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। अब इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक जब केंद्रक ही नहीं बन पाया तो केंद्रक झिल्ली बनेगी? नहीं। तो इसमें केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। और वहीं यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होगी। इन यूकैरियोटिक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखते हैं? बैक्टीरिया लिखो, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक में लिखो कौन कौन सा? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज जीवाणु और हरे हरित नील शैवाल। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक में है। वहीं हम यूकैरियोटिक में बात करें, यूकैरियोटिक कैसे होंगे? ये कंप्लीटली डेवलप्ड है। कंप्लीटली डेवलप्ड में हमारा कौन सा आता है? सबसे पहले तो हम खुद, हमारा केंद्रक कैसा होगा? हमारे कोशिका में केंद्रक कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। दूसरा प्लांट सेल, वहां भी न्यूक्लियस पूरा होता है। फिर इसके बाद फंगाई यानी कवक, वहां भी पूर्ण डेवलप्ड होता है। और एल्गी, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी अलग है और एल्गी अलग है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही कहा जाता है दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला पहला जीव था। ठीक है, तो यहां क्या क्या लिखोगे? जंतु, पौधे, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई यानी कवक और शैवाल।
यानी एल्गी। ये किस में आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे। अब क्या है, डीएनए की बात करते हैं। इनमें जो डीएनए होता है, डीएनए मटेरियल इनमें सर्कुलर पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर, लिखो जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर। आनुवांशिक पदार्थ वृत्ताकार होता है। और सिंगल हेलिक्स होता है एंड एक कुंडली होगा। अब देखो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसके अंदर कोई एक सेल है ऐसे। अब यहां जो तुम्हारा डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल से वो ऐसे गुच्छेदार पड़ा होगा, गोल गोल पूरा। कैसा होगा? सर्कुलर होगा। प्लस ये फ्री पड़ा होता है। और इसकी जो जेनेटिक, अब हम लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ह्यूमन में ऐसे पढ़ा है, डबल हेलिक्स होता है। और इसका डीएनए सिंगल हेलिक्स होता है, यानी एक कुंडली होता है। देखो, इट्स डीएनए इज सिंगल हेलिक्स। ठीक, अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। होता क्या है, ये खुली अवस्था में पड़ा होता है। कोई भी इसके चारों तरफ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन थी? नहीं थी, नहीं सॉरी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस वॉल नहीं थी। न्यूक्लियस ही इमेच्योर था, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इसमें है भी तो कैसा होगा? खुले में पड़ा होगा। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी नहीं, अगर इमेच्योर पड़ा है, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसके आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब वहीं हम यूकैरियोटिक की बात करें, इसका कैसा होगा? इसमें जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है। इसकी डीएनए की संरचना द्विकुंडली होती है। डीएनए स्ट्रक्चर इज डबल हेलिक्स। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों के साथ जब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जब मिल जाता है, डीएनए प्लस एच प्रोटीन, या इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, तो ये बनाते हैं, हमें क्या देते हैं? क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। इनको हम पूरा पूरा पढ़ेंगे गुणसूत्रों को, लेकिन क्या, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। ये कहीं सेपरेटली लिख लो, और ये लिख लेना, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। एंड इसमें क्या लिखो? यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित या पाया जाता है, यूकैरियोटिक में लिखना है।
ये यूकैरियोटिक के जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? इसका कोई जवाब नहीं है अभी। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अब कोई भी सेल होती है तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे तुमको ईपीआर मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदिवई जलिका, तुमको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है, और क्या, गोल्गी बॉडीज मिलेंगी, लाइजोसोम्स मिलेंगे। तो ये सब चीजें किसमें, एक सेल में होती हैं। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ये कोशिका अंग नहीं होते हैं। क्या है, कोशिका के विभिन्न विभिन्न अंग हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। लिखो, ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, हाँ, इन are absent in prokaryotic shell. Organelles are absent in prokaryotic shell. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और यही यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखो, अब तुमने पढ़ा होगा शायद कभी 8, 9, 10, 11 तक सेल पढ़ा जाता है, जिसमें आप पढ़ते हो सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल में एनर्जी। अब क्या है, यूकैरियोटिक के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो एनर्जी बना लेंगे और स्टोर भी करते हैं बॉडी को, लेकिन इनके पास नहीं है। तो अब क्या होगा, इनके पास क्या होता है, एक आकृति होती है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलेंगे, मीजोजोम कहा जाता है। यही यहां पे एनर्जी का बनाने का काम करते हैं। मीजोजोम परफॉर्म्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग फंक्शंस। ये किसमें लिखना है, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ऊर्जा मीजोजोम द्वारा बनाई जाती है। इन प्रोकैरियोटिक्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय मीजोजोम्स। कोई दिक्कत? ठीक है, अब दोनों में बस एक लास्ट पॉइंट, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें होता है 70S और इसमें होता है 80S। राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ, प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लो, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटी कोशिका, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। इसकी लेंथ होती है 0.1 से 0.5
माइक्रोमीटर तक, बस। समझ लो कितनी छोटी है, दिख रही है? ठीक है। या इसको और नामों से जाना जाता है, दैट इज PPLO, पॉली प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। एक होता है MLO, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा, PPLO पॉलीप्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, MLO मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक अणु के आकार का मॉलिक्यूल, अणु या परमाणु कह दो, ठीक है। अब ये क्या था? ये बैक्टीरिया था, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। जनरली बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये मॉलिक्यूल लिखा है। हाँ, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या है? सेल वॉल जनरली प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, लेकिन क्या थी? इसमें एब्सेंट थी। और इस माइकोप्लाज्मा का कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं था, ठीक है। तो इसमें लिख लो सेल वॉल इज एब्सेंट, इसलिए इसको कहा जाता है जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। पहले इसको कहां रखा गया? पहले इसको रखा गया एनिमल किंगडम में। इसको क्या कहा गया? जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का जोकर। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ? जब इसमें देखा गया क्या सेल वॉल नहीं है, तो इसको डाल दिया गया कहां? मोनेरा। क्या है मोनेरा? फाइलम। मोनेरा फाइलम में डाल दिया गया और धीरे से इसको उठा के प्लांट किंगडम में रख दिया गया, ठीक है। इसको उठा के कहां रख दिया गया? नाउ इट इज शिफ्टेड टू प्लांट किंगडम इन मोनेरा फाइलम। पादप जगत में रख दिया गया इसको। तो ये हमने किसकी बात कर ली? सबसे छोटे सेल की। जोकर ऑफ एनिमल किंगडम माइक्रोप्लाज्मा किस फाइलम में है? मोनेरा फाइलम में है। अब इसको प्लांट किंगडम में रखा गया है। नाउ द लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स कौन सी है? ऑस्ट्रिच का अंडा। लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। अब मनुष्य की बात ही करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन्स, यानी तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, यानी इनको क्या बोलेंगे? ब्रेन सेल्स। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं उनको न्यूरॉन कहा जाता है। और वो मनुष्य में क्या होती हैं? सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, बड़ी नहीं, सबसे लंबी, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी इकाई, दैट इज RBC। ठीक। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका RBC, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन।
फिर इसके बाद लार्जेस्ट गैमीट सेल, लार्जेस्ट गैमीट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका वो कौन सी है? महिलाओं में जो मिलती है, जिसे बोलते हैं ओवा यानी अंडाणु, इज द लार्जेस्ट गैमीट सेल इन ह्यूमन बॉडी। और ये कौन सी होती है? फीमेल ओवा। भैया ध्यान रखना, कोई मेल में ओवा नहीं होता है। फिर स्मॉलेस्ट गैमीट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका वो क्या है? स्पर्म यानी शुक्राणु। और ये सिर्फ मेल्स में होता है। ठीक है, यही ओवा और स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं? जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे बनेगा जाइगोट यानी युग्मनज। ठीक है भैया, तो सबसे बड़ी कोशिका संसार की ऑस्ट्रिच एग, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, सबसे छोटी प्रजनन कोशिका स्पर्म, सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका ओवा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें। सेल क्लास 3-4 क्लासें पूरी चली जाएंगी, काफ़ी समय लगेगा इसमें।